अक्सर कहानियों में शहजादे तख्तो ताज पाते हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे शहजादे की है जिससे उसका घर, उसकी सल्तनत सब कुछ छीन लिया गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आगे चलकर हिंदुस्तान में एक ऐसी बुनियाद रखी जिसे हम मुगलिया सल्तनत के नाम से जानते हैं। हाँ, ये कहानी है बाबर की। तो सवाल ये है, आखिर कैसे एक शख्स जिसके पास कुछ नहीं बचा था इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर लेता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम बाबर के सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, बाबर था कौन? फिर उसने हिंदुस्तान को फतह कैसे किया, सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी, एक बादशाह के अलावा उसकी शख्सियत कैसी थी, और आखिर में इसके दौर का अंजाम कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। कौन था बाबर? कहां से आया था वो शख्स जिसने आगे चलकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी? देखिए, बाबर का खानदान कोई मामूली नहीं था। वो अजीम फातेह अमीर तैमूर की नस्ल से था। इस नस्ब ने उसे हुक्मरानी का हक तो दिया, लेकिन उसके साथ विरसे में मिली ढेर सारी दुश्मनियां और मुश्किलें। बाबर की जिंदगी शुरू से ही उतार चढ़ाव से भरी थी। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में फरगाना का तख्त मिला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही दुश्मनों की वजह से अपना वतन, सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन हार मानना बाबर की फितरत में नहीं था। बेघर होने के बाद भी उसने काबुल में अपनी हुकूमत कायम की, और वहां से उसकी नजरें एक नए और बहुत बड़े हदफ पर जम गईं। और वो हदफ था हिंदुस्तान। चलिए अब उस वक्त की तरफ चलते हैं जब बाबर ने इस अजीम सरजमीन को फतह करने का इरादा किया। उस वक्त दिल्ली सल्तनत का सीन कुछ ऐसा था कि इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी तो बहुत बड़ी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। मरकजी हुकूमत कमजोर थी। इसके मुकाबले में बाबर की फौज छोटी जरूर थी, मगर इंतहाई डिसिप्लिन्ड और मुनज्जम। और सबसे दिलचस्प बात, कुछ मकामी अमीर लोधी से इतने नाखुश थे कि उन्होंने खुद बाबर को हमला करने की दावत दे दी। इससे बढ़कर कमजोरी का और क्या सबूत हो सकता है। और फिर आया 1526 का साल, पानीपत का मैदान। ये तारीख की सबसे अहम जंगों में से एक थी। यहां बाबर ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपनी छोटी सी फौज, लेकिन जदीद जंगी हिकमत अमली, खास तौर पर तोपखाने के इस्तेमाल से उसने इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज को शिकस्त दे दी। सब हैरान रह गए। बाबर की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी लीडरशिप थी। वो जानता था कि सिपाहियों का दिल कैसे जीतना है। जब राणा सांगा के खिलाफ एक मुश्किल जंग से पहले फौज के हौसले पस्त हो रहे थे, तो उसने उस जंग को जिहाद का नाम दे दिया। इस एक ऐलान ने उसके सिपाहियों में ऐसी रूह फूंक दी कि उन्होंने हार का ख्याल भी दिल से निकाल दिया। यही चीज उसे एक आम कमांडर से कहीं बड़ा बनाती है। अच्छा, हिंदुस्तान फतह हो गया। अब बाबर के सामने 2 रास्ते थे। एक कि पहले के हमला आवरों की तरह यहां से मालो दौलत लूटो और वापस चले जाओ, या दूसरा, यहीं रुककर अपनी हुकूमत कायम करो। बाबर ने जो फैसला किया उसने बर्रे सगीर का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही वो बुनियादी फर्क है जो बाबर को बाकी हमलावरों से अलग करता है। इसका मकसद लूटमार नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो हिंदुस्तान को अपना घर बनाना चाहता था, एक ऐसी सल्तनत कायम करना चाहता था जो मजबूत हो और जो सदियों तक चले। तारीखी मवाद से पता चलता है कि बाबर के आने से इस दौर में जो अफरा तफरी फैली हुई थी वो खत्म हुई। उसने एक मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद रखी, एक ऐसी बुनियाद जिस पर अगले कई 100 साल तक एक अजीम सल्तनत खड़ी रही। लेकिन बाबर सिर्फ एक जंगजू और फातेह ही तो नहीं था। मैदान जंग से परे वो शख्स कैसा था? चलिए अब उस बादशाह के पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। और इस मामले में हम खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बाबर की शख्सियत को समझने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन जरिया खुद बाबर की अपनी लिखी हुई किताब है। उसकी अपनी याददाश्तें जो उसके किरदार और आदात को बिल्कुल साफ साफ बयान करती हैं। बाबर की शख्सियत ना बहुत दिलचस्प थी। मतलब एक तरफ तो वो एक बेबाक और बहादुर सिपह सालार था, और दूसरी तरफ एक नरम दिल फयाज इंसान और एक उम्दा शायर भी। सोचा जा सकता है कि शदीद जंग के माहौल में भी वो शायरी लिख रहा होता था। यही चीज तो इसके किरदार के उस अनोखे पहलू तो दिखाती है। और इसकी सबसे बड़ी निशानियों में से एक है उसकी खुद नविश्त तुज़क बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। ये किताब सिर्फ तारीख का एक जखीरा ही नहीं, बल्कि तुर्की अदब का एक शाहकार मानी जाती है। इसमें बाबर अपनी पूरी जिंदगी की कहानी, अपनी खुशियां, अपने गम, अपनी जीत, अपनी हार, सब कुछ अपनी जुबानी बताता है। तो एक अजीमुशान सल्तनत की बुनियाद तो रख दी गई,
लेकिन अब बाबर के सामने आखिरी और शायद सबसे बड़ा चैलेंज था, वो ये कि इस विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कैसे किया जाए। जिंदगी के आखिरी सालों में जब बाबर आगरा में शदीद बीमार पड़ गया, उसने एक बहुत अहम और अक्लमंदी का फैसला किया। उसने अपने बेटे हुमायूं को अपना जानिशीन मुकर्रर कर दिया और फिर दिसंबर 1530 में मुगल सल्तनत का ये बानी हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। ये लम्हा असल में एक दौर का इख्तिताम और एक नए दौर का आगाज था। बाबर की वफात के फौरन बाद, जैसा कि उसने तय किया था, उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ। इससे ये तो यकीनी हो गया कि सल्तनत का सफर रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। बाबर ने तो अपना काम कर दिया, एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख दी। लेकिन असल सवाल अब यह था, क्या उसका बेटा हुमायूं उस भारी विरसे को संभाल पाएगा? क्या वो अपने वालिद की तरह इन मुश्किलात का सामना कर सकेगा जो उसकी मुंतजिर थीं? यही वो सवाल है जिस पर तारीख के अगले बाब का इन्हिसार था।